किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, क्योंकि जब लोगों के पास जॉब होगा तभी उनकी लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगी और गरीबी दूर होगी। तो इस चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स को समझेंगे, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, वर्कफोर्स क्या होता है, अलग अलग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। अगर आपको पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अर्निंग के लिए तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा इससे एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो मतलब वो कंट्री की डेवलपमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है और उन लोगों की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है जो उस पर डिपेंडेंट है, जैसे फैमिली मेंबर्स। और हमारे लिए वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट के नेचर को और कंडीशन को समझ सकें। कौन सी इंडस्ट्रीज या सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, किसमें कम है, वुमेन या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, चाइल्ड लेबर कितना है। हमें इन सब चीज़ों का एक आइडिया लगता है और इसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग या पॉलिसीज़ बना सकते हैं। अब है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और वर्कर किसे कहते हैं। किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसके टोटल मनी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। और जब इसमें हम फॉरेन ट्रांजैक्शन को भी कंसीडर करते हैं, मतलब हमने एक्सपोर्ट करके जो कमाया उसको ऐड करते हैं और इंपोर्ट के लिए जो पे किया उसको माइनस करते हैं, तो इसे कहते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो हर वो एक्टिविटी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, और हर वो व्यक्ति जो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो वर्कर कहलाता है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरे साल काम होता है, कुछ ऐसे जिनके पास सिर्फ कुछ महीने ही काम होता है, जैसे खेतों में काम करने वाले मजदूर। जब प्लांटेशन या हार्वेस्टिंग का महीना होता है तो उनके पास काम होता है, बाकी समय नहीं होता है। बहुत ऐसे वर्कर्स हैं जिनको उनके काम का सही दाम नहीं मिलता है और बहुत अनएम्प्लॉयड है और जॉब ढूंढ रहे हैं। 2017-18 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 471 मिलियन लोग वर्कफोर्स का पार्ट है। वर्कफोर्स मतलब 15 या 15 साल से ज़्यादा का हर वो व्यक्ति जो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है और काम ढूंढ रहा है। मतलब टेक्निकली अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है और जॉब भी नहीं ढूंढ रहा है, सपोज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहा है, तो ना तो वो अनएम्प्लॉयड है और ना ही वर्कफोर्स का पार्ट है। अब चूंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, इसलिए रूरल एरिया में वर्कफोर्स भी ज़्यादा है। इस 471 मिलियन वर्कर्स का लगभग 2/3 रूरल वर्कर्स है। और अगर जेंडर के बेसिस पे देखें तो 77% मेल वर्कर्स है और बाकी फीमेल। फीमेल वर्कफोर्स को अगर रूरल और अर्बन में डिवाइड करें तो रूरल वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन सिर्फ 1/4 है और अर्बन वर्कफोर्स में तो उससे भी कम, सिर्फ 1/5 पार्टिसिपेशन है। ये नंबर कम होने का एक कारण यह है कि जनरली वुमेन घर का काम करती हैं और इसके लिए उन्हें पे नहीं किया जाता है। अब चूंकि पे नहीं किया जाता है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में नहीं आता है और इसलिए ऐसी वुमेन पॉपुलेशन को वर्कफोर्स में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। हालांकि बहुत इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इनको भी वर्कफोर्स में इंक्लूड करना चाहिए। कंट्री के एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है वर्कर और टोटल पॉपुलेशन का रेशियो। मतलब अगर इंडिया के केस में ये परसेंटेज निकालना हो तो इंडिया के जो टोटल वर्कर्स हैं उनको इंडिया की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ वर्कफोर्स और वर्कर में कंफ्यूजन हो सकता है। वर्कफोर्स या लेबर फोर्स में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं वो तो है ही और वो भी लोग इंक्लूडेड हैं जो एक्टिवली जॉब खोज रहे हैं, लेकिन वर्कर्स में सिर्फ वही इंक्लूडेड है जो एम्प्लॉयड है। इस चार्ट में 2017-18 में इंडिया का वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो क्या था वो दिखाया गया है। रूरल एरियाज में 35% पॉपुलेशन ऐसा है जो एम्प्लॉयड है, लेकिन यही नंबर अर्बन एरियाज में 33.9% है। इसका कारण है कि गांव में जनरली एम्प्लॉयमेंट का बहुत लिमिटेड ऑप्शन होता है। बहुत लोग स्कूल या कॉलेज नहीं जाते हैं या अगर जाते भी हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं, और क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो जो जॉब मिल जाता है वो कर लेते हैं। दूसरी तरफ अर्बन एरियाज में जॉब के ऑप्शंस बहुत है, इसलिए लोग अपनी स्टडी पे, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और जब उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल जॉब मिलता है तब जॉब करते हैं, तो इसीलिए ये नंबर कम है। अगर जेंडर बेसिस पे कंपेयर करें तो फीमेल के केस में भी ये रेशियो बहुत कम है। ओवरऑल सिर्फ 16.5% वुमेन एम्प्लॉयड है। इसका एक कारण है कि जिस फैमिली में मैन ज़्यादा ठीक ठाक अर्न करता है वहाँ जनरली वुमेन को जॉब करने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत से घरेलू काम जो औरतें करती हैं उसे प्रोडक्टिव वर्क की डिफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। इस नैरो डेफिनेशन की वजह से वुमेन के काम को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, जबकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत क्रूशियल है।
अब वर्कर्स टू पॉपुलेशन रेशियो एम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी तो बताता है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी कैसी है ये पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें वर्कर्स के जॉब का स्टेटस और कंडीशन को देखना होगा। एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के 3 अलग अलग वर्कर को लेते हैं। एक सीमेंट शॉप ओनर है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और एक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सिविल इंजीनियर है। तीनों का जॉब स्टेटस एक दूसरे से अलग है और इसलिए इन्हें नाम भी अलग अलग दिया गया है। जब किसी का अपना कुछ छोटा बड़ा बिजनेस हो या बेसिकली वो किसी के अंडर सैलरी पे काम नहीं कर रहा हो, खुद के लिए काम करता हो, तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो यहाँ सीमेंट शॉप ओनर सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसे कैजुअल वेज लेबरर कहा जाता है। इनको किसी इंडिविजुअल या कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है, लेकिन इनके पास रेगुलर जॉब नहीं रहता है, मतलब कभी है कभी नहीं है। न ही इनका जॉब परमानेंट होता है और न ही इनको जो पेमेंट दिया जाता है वो फिक्स होता है। तीसरा जो सिविल इंजीनियर है उसे भी कंपनी ने हायर किया है, लेकिन इन्हें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कहा जाता है क्योंकि इनका जॉब परमानेंट है और इन्हें रेगुलर सैलरी दी जाती है। इंडिया के वर्कफोर्स को अगर इस कैटेगरी में डिवाइड करें तो लगभग 52% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 25% कैजुअल वेज लेबरर्स हैं और 23% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। अर्बन के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल लेबरर्स ज्यादा है, क्योंकि गांव में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है जिसपे वो खेती करते हैं, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आ गया। शहर में क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ सैलरीड जॉब मिलने का चांस ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ रेगुलर सैलरी वाले लोग ज्यादा है। जब शुरू में किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोग एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल जॉब की तरफ शिफ्ट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही होती है। और जब सर्विस सेक्टर ग्रो करने लगता है तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में देखने को मिलता है। इस शिफ्ट को समझने के लिए सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरली 8 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। सिंप्लिसिटी के लिए इन 8 को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर। इस टेबल में 2017-18 का डेटा दिया गया है कि किस सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड थे। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स के लिए प्राइमरी सेक्टर मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। 40-45% प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। सेकेंडरी सेक्टर में लगभग 24% और सर्विस सेक्टर में लगभग 31%। ऑब्वियसली रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है और अर्बन एरियाज में सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि प्राइमरी सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन मेन से बहुत ज़्यादा है और बाकी सेक्टर में बहुत कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरली वुमेन को बाकी सेक्टर्स में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, लैक ऑफ एजुकेशन, स्किल्स और भी कई सारे फैक्टर्स है, तो ये भी एक कंसर्न है। शुरू के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कैसे अलग अलग पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जैसे 5 ईयर प्लान्स और एलपीजी रिफॉर्म्स। यहाँ हम 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखेंगे कि ओवर द ईयर्स उसमें क्या चेंज आया है। एक जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है। इस चार्ट में 2 लाइन है। ऊपर वाली लाइन में दिखाया गया है कि 1950 से 2010 तक ओवर द ईयर्स कंट्री की जीडीपी में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, और नीचे वाली लाइन से पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है। तो जीडीपी में तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा दिखा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में 2% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। लेट 1990s के फेज में देखें तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट 0.98% और जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1%। यहाँ 0.28% और जीडीपी 8.7%। तो इस फेज में ये गैप बढ़ता हुआ दिखता है। इसका मतलब है हम गुड्स और सर्विसेज तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे जिससे जीडीपी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना जनरेट नहीं हो रहा था। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ऐसा होने का एक कारण है प्रोडक्शन में लेबर की जगह मशीन का यूज होना। मशीन से प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है तो एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ेगा। 1972 से 2018 का एक और डेटा यहाँ दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है। मतलब 3 सेक्टर हमने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, और 3 जॉब स्टेटस भी हमने पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय और कैजुअल वेज लेबरर्स। तो इसके कंपोजिशन में कैसे कैसे चेंज आया है उसको देखते हैं। इंडिया में मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर। तो एक जनरल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी होता है कि एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट है उसके प्रोपोर्शन को कम किया जाए और लोग बाकी सेक्टर में भी जाए। तो डेटा के अकॉर्डिंग 1972-73 में लगभग 74% ऑफ वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट था। ये 2017-18 में घटकर 45% के आसपास आ गया, जिसका मतलब है वर्कफोर्स बाकी 2 सेक्टर यानी सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर गया, जो कि डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ है। अगर जॉब स्टेटस के डेटा को देखें तो 1972 में भी ज़्यादातर वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड था
और 2018 में भी ज़्यादातर वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का भी परसेंटेज ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, लेकिन 1972 से 94 के बीच देखा गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज कम हो रहा है और कैजुअल वेज लेबरर्स का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। इस शिफ्ट को कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऑब्वियसली ये एक अच्छा साइन नहीं है। कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनके पास न तो जॉब सिक्योरिटी है और न ही रेगुलर इनकम है। नेक्स्ट है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। वर्कर्स को जॉब से क्या बेनिफिट मिलता है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर आता है या नहीं, इस सब के बेसिस पे वर्कफोर्स को दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आ गए सारे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट और वैसे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट जहां कम से कम 10 वर्कर्स हो, मतलब बेसिकली कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। इनके अलावा बाकी सब है इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें आ गए स्ट्रीट वेंडर, फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होता है, प्रॉपर लीव मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पेंशन वगैरह मिलता है, ग्रेच्युटी, हेल्थ इंश्योरेंस और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ये बेनिफिट्स नहीं होते हैं और इनकम भी कम होती है। जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है और डेवलपमेंट होता है तो कहा जाता है कि वर्कफोर्स इनफॉर्मल से फॉर्मल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल सेक्टर का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाए या तेज़ी से बढ़ने लगे। 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 473 मिलियन वर्कर्स थे, जिसमें से सिर्फ 30 मिलियन वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे, यानी सिर्फ 6%। बाकी 94% इनफॉर्मल सेक्टर में। जेंडर वाइज देखें तो फॉर्मल सेक्टर में इस 30 मिलियन में से 20% फीमेल वर्कर्स थी और इनफॉर्मल सेक्टर में 30% फीमेल वर्कर्स थी। तो मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन फॉर्मल के कंपैरिजन में इनफॉर्मल में ज़्यादा है। लेट 1990s से बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये समझ गया कि फॉर्मल सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अब इनफॉर्मल सेक्टर पे फोकस करने लगे कि इनको ही इम्प्रूव किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे इनफॉर्मल सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज हो और वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिया जाए। लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। लोग अलग अलग तरीके से जॉब ढूंढते हैं। कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू जॉब ढूंढता है, कोई ऑफिसेज या फैक्ट्रीज में अपना बायोडाटा सबमिट करता है, कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में खुद को रजिस्टर कराता है ताकि कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज आए तो पता चले। शहरों में कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहां कैजुअल लेबर्स इस तरह बैठे रहते हैं इस इंतजार में कि उस दिन के लिए कुछ काम मिल जाए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करता है ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति आधे दिन में 1 घंटे का भी काम नहीं ढूंढ पा रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हमें 3 सोर्स से मिलता है। रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। भले ही ये तीनों अनएम्प्लॉयमेंट का अलग अलग एस्टिमेट देते हैं लेकिन ये जरूर बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट के क्या अलग अलग टाइप है। अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरह का होता है। यहाँ 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया गया है: ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लियरली विजिबल हो, कोई काम करना चाहता है और कर भी सकता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है छिपा हुआ या जिसको पहचाना ना जा सके। तो सपोज किसी काम को अच्छे से करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसे तो 5 लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं लेकिन इनमें से 3 लोग डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जहाँ फैमिली के सारे मेंबर्स एक छोटी सी जमीन पे खेती करने में इंगेज रहते हैं जबकि रिक्वायरमेंट कम लोगों की ही होती है। तीसरा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें लोगों को साल में कुछ स्पेसिफिक पीरियड में ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जैसे रेनी सीजन में लोगों को खेतों में काम मिलता है और जैसे ही सीजन खत्म हो जाता है लोग शहरों में काम ढूंढने चले जाते हैं क्योंकि गांव में और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में बहुत कॉमन है। स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडिया में कोई लंबे समय तक कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मजबूरी में वो ऐसे काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो नॉर्मल कंडीशन में कोई सोचेगा भी नहीं, चाहे वो माइंस या फैक्ट्रीज में डेंजरस जॉब हो
या अनहाइजीनिक या अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन में करने वाला कोई काम हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, लोगों की इनकम को बढ़ाया जाए और उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। जैसे एक स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसके तहत हर एक रूरल हाउस होल्ड को जिसका एक मेंबर कोई अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए तैयार हो, उसे साल में कम से कम 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। गवर्नमेंट और भी इनिशिएटिव्स लाती रहती है जिसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में रख सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में जब गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉय करती है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, या गवर्नमेंट की कोई कंपनीज या एंटरप्राइजेज है वो स्टाफ हायर करती है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब जब इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सपोज गवर्नमेंट ने रोड बनवाया तो इनडायरेक्टली इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, वर्कर्स को काम मिला। या गवर्नमेंट की कोई कंपनी, सपोज स्टील कंपनी ने ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस किया तो प्राइवेट कंपनीज जो गवर्नमेंट से स्टील खरीद के स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है वो भी ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएंगे, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करती है वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू ही होता है। अगर लोगों के पास जॉब होगा और उनकी एक रेगुलर इनकम होगी तो अल्टीमेटली गरीबी भी कम होगी।